नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम डिबेट के जरिए न सिर्फ समाज में जहर फैलाया है बल्कि राजनीति और पत्रकारिता दोनों के आंगन को गंदा और भद्दा कर दिया है। आज पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम नफरती डिबेट पर बहुत सख्त टिप्पणी की है। पिछले 2 वर्षों के दौरान कई मौकों पर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम डिबेट और टीवी डिबेट के सिस्टम पर कई टिप्पणियां की हैं। आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच मीडिया और सोशल मीडिया पर है। हमारा देश किधर जा रहा है? उन्होंने केवल न्यूज चैनलों के डिबेट पर टिप्पणी नहीं की बल्कि यह भी कहा कि राजनीतिक दल इससे पूंजी बनाते हैं और टीवी चैनल एक मंच के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नफरत भरे भाषण टीवी सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास टीवी के संबंध में कोई नियामक तंत्र नहीं है। इंग्लैंड में एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था। दुर्भाग्य से वह प्रणाली भारत में नहीं है। एंकरों को यह बताना चाहिए कि अगर आप गलत करते हैं तो परिणाम भुगतने होंगे। समस्या तब होती है जब आप किसी कार्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति को कुचलते हैं। जब आप टीवी चालू करते हैं तो हमें यही सब मिलता है। यह हासिल है हजारों करोड़ों के विज्ञापन और दिन रात के निवेश से चल रहे गोदी मीडिया का। मैंने कई बार कहा है कि आप इस देश की किसी भी चीज पर गर्व कर सकते हैं मगर गोदी मीडिया पर नहीं। केवल यहां ही नहीं, दुनिया में कहीं भी जाएंगे इस गोदी मीडिया के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। एक ना एक दिन इस देश को, इस समाज को इस नतीजे पर पहुंचना ही होगा कि हजारों करोड़ों के विज्ञापनों से लैस गोदी मीडिया और पत्रकारिता के नाम पर एंकरों ने इस देश की राजनीति और पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया। आज आप उनके पीछे खड़े होकर जितनी तालियां बजाना चाहते हैं बजाते रहिए, लेकिन एक दिन दिखेगा कि गोदी मीडिया कुछ और नहीं, जनता नाम की हस्ती को मिटा देने का हथियार है, लोकतंत्र का हत्यारा है। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि 8 साल से यह तमाशा रोज न्यूज चैनलों पर चल रहा है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती तो धर्म के नाम पर यह एंकर दूसरे धर्म को ललकारते हैं, जिससे भ्रम फैलता है कि पत्रकारिता कर रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं जो पूछने से लोग डरते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं। जहां सवाल पूछना चाहिए, जिससे सवाल पूछना चाहिए, उसके सामने हलक सूख जाती है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने ठीक पहचाना कि इस डिबेट से राजनीतिक दल लाभ उठाते हैं। सभी को यह समझ लेना चाहिए कि यह डिबेट केवल गोदी मीडिया के स्टूडियो में नहीं हो रहा, यह आता कहीं और से है। कई तरह से इस डिबेट के लिए माहौल पैदा किया जाता है। इस डिबेट को आप बीजेपी की राजनीति से अलग नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और अन्य कई मंत्रियों के कई बयान मिल जाएंगे जो परोक्ष रूप से एक समुदाय को अक्सर निशाना बनाते हैं। कपड़ों से पहचाने जाने का बयान हो या पाकिस्तान में पटाखे फूटने का या फिर गोली मार देने का बयान हो या शाहीन बाग में करंट लग जाने का बयान, इन बयानों की आड़ में और इनकी शह पाकर गोदी मीडिया ने नफरती मुद्दों का जहर समाज में फैला दिया है। यह डिबेट 2 तराजुओं के बीच संतुलन का नहीं बल्कि इसकी प्रकृति साफ साफ मुसलमान विरोधी है। एक समुदाय को हर तरह के अधिकार बोध से निहत्था कर देने की राजनीति और रणनीति है। डिबेट चलती रहे इसके लिए जानबूझकर उल्टा सीधा बोलने वाले दोनों तरफ से लाए जाते हैं। 2020 में तबलीग जमात और कोरोना को लेकर कवरेज के टॉपिक को आप याद कीजिए। ये वही फर्जी हेडलाइन है जो डिबेट के नाम पर उस साल चलती रही जिस साल कोरोना की दहशत फैली थी। इनके जरिए आपके दिमाग में तबलीग के नाम पर जहर और कूड़ा भर दिया गया। केवल गोदी मीडिया काम नहीं कर रहा था बल्कि सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबलीग के लोगों की संख्या अलग से बताई जाने लगी। सरकारी एजेंसियां और गोदी मीडिया को अलग अलग करना मुश्किल हो गया था। माहौल बनाया गया और उसकी आड़ में तबलीग से जुड़े कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। 21 अगस्त 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस टी.वी. नलवाड़े और जस्टिस एम.जी. सेविलकर की बेंच ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का
सकारात्मक कदम उठाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार जस्टिस के एम जोसेफ ने नफरती डिबेट पर टिप्पणी नहीं की है। सितंबर 2020 में भी सुदर्शन टीवी के मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस के एम जोसेफ ने सख्त टिप्पणियां की थी। अब सवाल है कि इन्हें नफरती डिबेट करने से रोक दिया गया तो ये क्या करेंगे? अगर सीधे सीधे दिन रात सरकार की वाहवाही करेंगे तो जनता समझ जाएगी, इसलिए यह करना मुश्किल होता है। इसलिए धर्म के नाम पर डिबेट खड़े किए जाते हैं ताकि ये दूसरे धर्म को ललकारते हुए नजर आए, सवाल करते हुए नजर आए। नफरती डिबेट का सिलसिला किसी ना किसी रूप में चलता रहेगा। यह सिर्फ खराब और ऊंचा या जोर जोर से चिल्लाकर बोलने वालों तक मसला नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 15वें दिन में पहुंचने जा रही है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि 283 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। हर दिन राहुल 20 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं। इस यात्रा के शुरू होने से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मीडिया की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए। एक सवाल स्वामित्व का भी था, बल्कि 2 साल पहले भी जस्टिस के एम जोसेफ ने यही सवाल उठाए थे। सुदर्शन टीवी के मामले में जस्टिस जोसेफ ने विज्ञापनों और स्वामित्व को लेकर कई सवाल पूछे, जवाब आज तक नहीं आया। राहुल गांधी ने विस्तार से बताया कि आज देश भर में घर घर नफरत पहुंचा दी गई है, इसी के खिलाफ भारत को जोड़ने निकले हैं। मीडिया जनता की आवाज को सरकार तक और जनता तक पहुंचने नहीं दे रहा, तो जनता के बीच जाकर बताने निकले हैं। मीडिया राहुल के टी शर्ट पर दिन रात बहस कर लेता है, मगर विपक्ष को ना दिखाने, जनता की आवाज दबाने और स्वामित्व को लेकर राहुल के उठाए गए सवालों से भाग जाता है। राहुल की इस यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उनकी बहस को आगे बढ़ा रही है, बल्कि इस बहस में अब मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हो गए हैं, भले ही वे नफरती डिबेट और डिबेट के भद्दे तरीकों तक सीमित हैं। ये मीडिया उन्हीं 2 उद्योगपतियों का मीडिया है। पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं 2 उद्योगपतियों के हाथ में है। तो सच्चाई कैसे दिखेगी, सच्चाई कैसे सुनाई देगी? और जनता को सब मालूम है। जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी 2 उद्योगपतियों का है, अखबार 2 उद्योगपतियों के हैं, और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सरकार नियामक तंत्र बनाए। कोर्ट ने आज और आज से पहले की अपनी टिप्पणियों में विज्ञापन और स्वामित्व को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अब जब सरकार के मंत्री ही नफरती डिबेट को खारिज कर रहे हैं, तो क्या उनसे पूछा जाना सही नहीं होगा कि सरकार ऐसे डिबेट वाले चैनलों को विज्ञापन क्यों देती है? यह डिबेट पिछले हफ्ते तो नहीं हुई है, बल्कि 8 साल से दिन रात चल रही है। क्या सरकार को नहीं लगा कि गलत हो रहा है? एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की 47वीं बैठक में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यधारा के मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए जमाने के डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं, बल्कि खुद मुख्यधारा की मीडिया के चैनलों से है। विषय का ध्रुवीकरण करते हुए झूठी खबरें फैलाने और अपनी तथ्यहीन बातों को सिद्ध करने के लिए बेहद तेज आवाज में चिल्लाने वाले मेहमानों को आमंत्रित करना एक चैनल की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि अतिथि, उनके विचार और दिखाए जाने वाले दृश्यों के संबंध में आपके निर्णय दर्शकों की नजर में आपकी विश्वसनीयता को परिभाषित करते हैं। आपका शो देखने के लिए दर्शक 1 मिनट के लिए रुक तो सकता है, लेकिन वह कभी भी आपके एंकर, आपके चैनल या ब्रांड पर समाचार की विश्वसनीयता और पारदर्शी स्रोत के रूप में भरोसा नहीं करेगा, यह सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा। एक्सपर्ट ओपिनियन। मुझे लगता है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोगों को ये सुनाने के लिए या वहां के मीडिया को सुनाने के लिए ये सब बातें कही जा रही हैं, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारतीय मीडिया की साख बहुत गिरी है, और इतनी बुरी गिरी है कि भारत कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन हम 180 देशों में हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी जगह है वो 150वीं है, यानी 150वीं हमारी पोजीशन है 180 मुल्कों में। दूसरी बात कि दुनिया भर में
इंडियन मीडिया का जब जिक्र होता है तो इंडियन टेलीविजन चैनलों का जिक्र होता है, जिनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में कहा जाता है कि जिनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। और आपको मैं बताऊं एक बड़ी दिलचस्प बात, हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ है जिसको एक मीडिया संस्था ने कराया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी खबर मैंने पढ़ी थी, इसलिए प्रामाणिक माना जाएगा, देश का एक बड़ा अखबार है। उसमें 77% के आसपास भारतीय लोगों ने जो सर्वे कराया गया उसमें कहा कि इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री जो है इसका इतना बुरा हाल है कि उसको सोचना पड़ेगा कि वो क्या दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है, इसको फौरन बंद करना चाहिए, इस तरह का पोलराइजिंग कंटेंट, ध्रुवीकरण करने वाला कंटेंट दिखाना। और बिल्कुल आखिर में मैं ये कहूंगा कि दरअसल अब वो कह रहे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जो मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों के सामने आए, कि पोलराइज करने वाले और झूठे नैरेटिव तैयार करने वाले गेस्ट बुलाकर मीडिया जो है, टेलीविजन जो है, अपनी क्रेडिबिलिटी गिरा रहे हैं। तो मैं तो देखता हूं कि टेलीविजन चैनलों पर एक डिस्कशन जब होता है तो एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, एक वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का होता है, एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होता है जो संघ परिवार से जुड़ा होता है, एक कांग्रेस का होता है कोई प्रवक्ता, एक पत्रकार होता है जो आमतौर पे सरकार के पक्ष में बोलने वाला हो, और एक या दो जो है मुस्लिम प्रवक्ता तय कर लिए जाते हैं। और वो कहां से तय किए जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में कहां से उनका चयन होता है, नोबडी नोज। तो मैं समझता हूं कि इंडियन मीडिया के इस पतन के लिए भारत की मौजूदा सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है। मंत्री तक बचाव नहीं कर पा रहे हैं, न गोदी मीडिया मंत्री से पूछ पा रहा है कि अगर आप इस तरह से हमारी धज्जियां उड़ाएंगे तो कैसे चलेगा, जबकि हम यह सब किसके लिए कर रहे हैं दुनिया को भी पता है। गोदी मीडिया की हालत ऐसी है कि ना तो वह जस्टिस जोसेफ की टिप्पणियों पर बहस कर सकता है, ना अनुराग ठाकुर की बात को लेकर जवाब दे सकता है। एक मामले में स्थिति और भी जटिल है। सुदर्शन टीवी के एंकर केवल टीवी ही नहीं बल्कि उसके बाहर अलग अलग सभाओं में भी उनके बयानों को लेकर सवाल उठते रहते हैं। सुदर्शन टीवी पर एक कार्यक्रम चलने वाला था, यूपीएससी जिहाद। जामिया के कुछ छात्र यूपीएससी की परीक्षा पास कर गए थे। सुदर्शन टीवी को लगा कि जिहाद चल रहा है कथित रूप से। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के प्रसारण को लेकर कई सवाल उठाए। तब से लेकर आज तक क्या हुआ, इसकी ठोस जानकारी सरकार और गोदी मीडिया उद्योग ही दे सकते हैं। उस समय जस्टिस के.एम. जोसेफ ने बहस के दौरान एक टिप्पणी की थी कि हमें दृश्य मीडिया के स्वामित्व को देखने की जरूरत है। कंपनी का संपूर्ण शेयर होल्डिंग पैटर्न जनता के लिए साइट पर होना चाहिए। उस कंपनी के राजस्व मॉडल को यह जांचने के लिए भी रखा जाना चाहिए कि क्या सरकार एक में अधिक विज्ञापन डाल रही है और दूसरे में कम। केवल नफरती डिबेट का मामला नहीं है, विपक्ष विरोधी पत्रकारिता का भी है। चुनावों में विपक्ष की खबरें गायब कर दी जाती हैं। आप कोई भी हिंदी अखबार उठाकर देख लीजिए, चैनल देख लीजिए, पूरा पन्ना एक दल के कवरेज से भरा रहता है। इस तरह का असंतुलन किसी भी अच्छे भले लोकतंत्र को निगल जाएगा, निगल चुका है। विपक्षी दलों को पता है, मगर कभी इधर तो कभी उधर की बात कर मामले को अधर में छोड़ देते हैं। मगर अब उनका भी सब्र टूटता जा रहा है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरह का एक गंभीर आरोप लगा दिया कि टीवी पर किसे और कितना दिखाना है कहीं और से कंट्रोल हो रहा है। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, शायद हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर है। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं। वो केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो। ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी। अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी,
बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। सरकार खंडन कर देती है या प्रत्यारोप लगा देती है, लेकिन गोदी मीडिया का कंटेंट देखकर ही लगता है कि संतुलन गायब है। इस समय केवल एक असंतुलन की बात हो रही है, एक असंतुलन की, और वह है नफरती डिबेट। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि मीडिया घरानों के दूसरे बिजनेस होते हैं, कई तरह की कंपनियां होती हैं जिसके कारण उन पर दबाव बढ़ जाता है और वे लोकतंत्र से समझौता कर लेते हैं। सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम को लेकर जब बहस चल रही थी, तब जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मानक बनाए जाने की बात कही थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि देश के भीतर सबसे अच्छा उपाय सुझाएं जिससे हम अपने मंच पर बहस में मदद कर सकें और फिर मानकों पर पहुंच सकें। अब एक एंकर एक विशेष समुदाय को लक्षित कर रहा है यह कहने के लिए कि हम एक लोकतंत्र हैं, हमें कुछ मानक तय करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। अब हम बढ़ते हैं जांच एजेंसियों की भूमिका की तरफ। क्या हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में जबरन धकेले जा रहे हैं जिसमें एक ही दल दिखाई दे, बाकी सब या तो गायब कर दिए जाएं या फिर उनकी हालत ऐसी कर दी जाए कि लोग मान लें कि अब जो होगा उसी एक दल से होगा, आसपास कोई विकल्प नहीं, विपक्ष नहीं। पिछले 8 साल में सत्ता पक्ष का अर्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मीडिया में खबरें नहीं आई हैं या राजनीतिक आरोप नहीं लगे, मगर जांच एजेंसियों की सक्रियता उस दिशा में कभी नहीं देखी गई। कर्नाटक की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लग रहे हैं, मगर वहां ईडी से लेकर सीबीआई की सक्रियता नजर नहीं आती, जिस तरह से विपक्षी राज्यों में छापे पड़ने लग जाते हैं। आज बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस ने इस तरह के पोस्टर लगा दिए जो देखने में पेटीएम के पोस्टर के जैसे लगते हैं, मगर इन पर पे सीएम लिखा है। एक नंबर भी दिया गया है। कांग्रेस बताना चाहती है कि कमीशन सीधे सीधे आप मुख्यमंत्री को दे सकते हैं। बाद में इस पोस्टर को हटा दिया गया। खबरें तो छपती नहीं, विपक्ष पोस्टर लगाकर भी जनजागरण नहीं कर सकता। कितनी मुस्तैदी से पोस्टर हटा दिए जाते हैं। अगर बीजेपी ने इस तरह से पोस्टर लगाए होते तब क्या इन्हें इस तरह से हटाया जाता? आज ये सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, कोई बात नहीं, 20 साल बाद आपको टाइम मिलेगा। कांग्रेस ने पेसीएम के पोस्टर लगाकर भ्रष्टाचार के सवाल उठाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपनी और अपने राज्य की छवि से मामले को जोड़ दिया। ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಯಾರು ಇದರ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಜನಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಡೋ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗಿಂತ ನಮಗೇನೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is a issue, the corruption issue. He is a Bombay chief minister here. He is heading the government. At this time and the BJP time it has come out. So naturally different type of cartoons come out. Have cartoons not come out in that is the way of communicating to the people. So I don't think there is nothing wrong. If there is a wrong, they are eligible to take any type of actions. So 40% commission has been tagged to this government, which the officers have given, the people have given. यही नहीं, कांग्रेस ने 40% सरकार.com नाम से एक वेबसाइट बना दी है। इस पर लेक्चर की बहाली से लेकर वाइस चांसलर की तैनाती में कितनी घूसखोरी चलती है उसके रेट दिए गए। इस वेबसाइट के अनुसार 1 लाख से अधिक रिश्वतखोरी की शिकायतें आई हैं। इस मामले की पृष्ठभूमि यह है कि जुलाई 2021 में कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बाकायदा प्रधानमंत्री को ही पत्र लिख दिया कि किसी भी प्रोजेक्ट की लागत का 40% हिस्सा घूस मांगा जा रहा है। अगर प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है तो 40 लाख रुपए घूस में मांगे जाते हैं। इस पत्र में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बाकायदा हिसाब देकर बताया कि किस तरह से रिश्वत मांगी जाती है। इस पत्र में यह भी लिख दिया गया कि सबसे पहले मंत्री को 5% कमीशन की राशि दे दी जाती है। टेंडर मिलने के पहले ही यह पैसा देना होता है। कॉन्ट्रैक्टर ने प्रधानमंत्री को यह भी लिख दिया कि कुछ सांसद भी 2% तक कमीशन लेते हैं।
जिला से लेकर तालुका स्तर के प्रतिनिधि 5 से 10% कमीशन लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लिखा कि काम शुरू होने से पहले ही 25 से 30% हिस्सा कमीशन में बढ़ जाता है। काम हो जाने के बाद बिल क्लियर कराने के लिए 5% घूस देनी होती है। जब यह पत्र लिखा गया तब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने अपनी शिकायत नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी की है, कोई बदलाव नहीं हुआ। इस पत्र में कांग्रेस के समय में भी 10% कमीशन का हिस्सा लिए जाने की बात कही गई है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बाहर आकर बोलने का साहस भी दिखाया, मगर ईडी सीबीआई की टीम कर्नाटक में बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के घर नहीं जा सकी, देखने के लिए कि कथित रूप से 40% कमीशन खोरी से उनका घर काले धन से कितना भरा हुआ है। यहां तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री ने कमीशन खोरी का मामला उठाया था, लेकिन जब उनकी पार्टी की सरकार में कमीशन खोरी डबल हो गई तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब पहले कांग्रेस की अकेली सरकार थी तो मिस्टर 10% थे, याद है ना मिस्टर 10%? हाँ, अब दो की जोड़ी बन गई तो 10% इनके और मिस्टर 10% दूसरे के। अब कर्नाटक का 20% चल रहा है। यही नहीं, कर्नाटक में सहायक दारोगा की भर्ती के मामले में घूसखोरी को लेकर सीनियर आईपीएस अफसर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कथित रूप से एक उम्मीदवार से 80 लाख रुपए तक मांगे गए। इस मामले में कथित रूप से बीजेपी की एक जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष के कॉलेज का भी नाम आया है, जहां परीक्षा में धांधली को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में भयंकर घोटाला हुआ। छात्रों ने एक नहीं कई बार प्रदर्शन किए, उनकी जिंदगी, उनके सपने बर्बाद हो गए। लेकिन इस घोटाले की जांच के लिए क्या ईडी सीबीआई ने बीजेपी नेताओं की तिजोरी खंगाली? मध्य प्रदेश में राज्य के महालेखाकार ने पोषण आहार मामले में 250 करोड़ तक के घोटाले का इशारा किया है, लेकिन क्या किसी के यहां छापे पड़े? राज्य सरकार ने आराम से कह दिया कि यह ड्राफ्ट रिपोर्ट है, फिर कहा कि ज्यादातर घोटाले कांग्रेस के राज में हुए। कांग्रेस का नाम लेना आसान होता है, तब बीजेपी सरकार बिना जांच के ही आरोप लगा देती है, लेकिन जब उस पर आरोप लगता है तब ईडी सीबीआई क्यों नहीं बुलाई जाती है? इसी संदर्भ में इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी की यह पड़ताल महत्वपूर्ण हो जाती है। 20 और 21 सितंबर के एक्सप्रेस में छपी यह रिपोर्ट उन आरोपों और धारणाओं को मजबूत करती है कि विपक्ष की कमर तोड़ देने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। दीप्तिमान तिवारी ने अपने विश्लेषण में दिखाया है कि 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मुकदमों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। इनमें से 95% नेता विपक्षी दलों के हैं। 2014 के बाद से 121 बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी ने जांच की, छापे मारे, पूछताछ की है। इनमें से 115 नेता विपक्ष के हैं। दीप्तिमान तिवारी ने यह भी लिखा है कि सीबीआई की तुलना में ईडी की स्टाफ क्षमता 1/3 कम है। यूपीए के 10 साल में ईडी ने केवल 26 नेताओं के खिलाफ जांच की, उसमें 14 नेता विपक्ष के थे, करीब 54%। मगर मोदी सरकार के 8 वर्षों में यह संख्या 121 हो गई। 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच हुई है। 2014 के बाद से कांग्रेस, तृणमूल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी ने सबसे अधिक मामले दर्ज किए हैं, लेकिन ऐसा कोई मुख्य विपक्षी दल नहीं बचा जिसके नेता के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज ना किया हो। एक तरफ ईडी सीबीआई के निशाने पर ज्यादातर विपक्ष के नेता हैं, दूसरी तरफ ऐसे नेता भी हैं जिनके खिलाफ इन एजेंसियों की जांच चल रही होती है और वो आराम से बीजेपी में जा रहे होते हैं। एक्सप्रेस ने लिखा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तब 2014 और 2015 में सीबीआई और ईडीआई ने जांच शुरू कर दी शारदा चिटफंड घोटाले में। 2014 में सीबीआई ने हिमांता बिस्वा शर्मा के घर और दफ्तर पर छापे भी मारे, लेकिन उनके बीजेपी में चले जाने के बाद इन मामलों में क्या प्रगति हुई, कहीं कोई खबर भी नहीं दिखती। उसी तरह तृणमूल के शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के खिलाफ भी सीबीआई ईडी ने जांच शुरू कर दी। दोनों बीजेपी में चले गए। मुकुल रॉय तो वापस आ गए हैं, शुवेंदु बीजेपी में हैं। यही नहीं, 2019 में ईडी ने आंध्र प्रदेश के सांसद वाईएस चौधरी के घर पर छापे मारे, संपत्तियां सील कर दी, लेकिन कुछ समय बाद वाईएस चौधरी टीडीपी छोड़कर बीजेपी में आ गए। यह तस्वीर तो अभी की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में इनका स्वागत किरण रिजिजू कर रहे हैं, जो खुद कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह के खिलाफ भी ईडी की एक मामले में जांच चल रही है। 19 नवंबर 2020 को ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के मामले में पूछताछ की थी।
रनिंदर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। लुधियाना कोर्ट ने ईडी को अनुमति दी थी कि वह मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंदर सिंह की आयकर की फाइल जांच सकती है। क्या अब भी कोई संदेह रह जाता है कि दल बदल और सरकार गिराने के पीछे जांच एजेंसियों की भूमिका केवल संयोग है? क्या माना जाए कि बीजेपी ने कांग्रेस या तृणमूल के सबसे ईमानदार नेताओं को अपनी पार्टी में लिया है? अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट को देखकर भी अनदेखा कर दिया जाएगा। कागजों पर जैविक खेती की ट्रेनिंग दे दी गई, आदिवासी इलाकों में किसानों के नाम पर कथित तौर पर लूट हुई, जैविक खेती के लिए ऐसे बीज दे दिए गए जो भारत सरकार की गाइडलाइन में ही शामिल नहीं हैं। रिपोर्ट देखिए। मेरे किसान के लिए, मेरे देशवासियों के लिए ये धरती हमारी मां है। हमने इस धरती मां के स्वास्थ्य की चिंता की है। हम जिस प्रकार से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, हम हमारी इस धरती मां को तबाह कर रहे हैं। आइए, आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं। पूज्य बापू ने हमें रास्ता दिखाया है। क्या हम 10%, 20%, 25% अपने खेत में ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे? हो सके तो मुक्तिकार अभियान चलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन जैविक खेती में देश में पहली पायदान पर खड़े मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पश्चिमी निमाड़ के बलसगांव में शाहिद और सादिक का नाम सरकारी फाइलों में जैविक खेती करने वालों के नाम पर दर्ज है। इन जैसे किसानों की ट्रेनिंग पर भी सरकारी फाइलों में करोड़ों खर्च हुए हैं। मध्य प्रदेश में 4 निजी एजेंसियों को इसका काम दिया गया था। हकीकत क्या है, इनसे ही सुनिए। नहीं, कभी नहीं की ट्रेनिंग, ना जैविक खेती करते हैं हम। अच्छा, क्या करते हैं आप फिर? किसानी करते हैं, पेस्टिसाइड वाली किसानी करते हैं और किसानी करते हैं। अच्छा, मतलब ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग वगैरह करते हैं? हाँ, खेती जैविक खेती नहीं करते। नहीं, और कोई ट्रेनिंग भी नहीं लिया आज तक। ट्रेनिंग ही नहीं ली और जैविक खेती भी नहीं करते हम। ये फ्रॉड काम है। अच्छा, ये आपके गांव का नाम आ रहा है? तो सर अभी तक हमने तो देखा ही नहीं है कौन कहीं भी नहीं होता है, जैविक खेती होती ही नहीं। बात एक गांव की नहीं है। आरोप है कि कई आदिवासी बहुल गांवों में फर्जी किसान समूह बनाए गए हैं, सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है और उत्पादों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन, धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास जैसे जिलों से कपास, सोयाबीन जैसे कई उत्पादों को जैविक के नाम पर सप्लाई किया जा रहा है। जैविक खेती की लिस्ट में भगवानपुरा का नाम भी है। सुनिए वहां के भूतपूर्व जनपद अध्यक्ष क्या बता रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कोई जैविक खेती नहीं होती है। कपास, मक्का, ये सारी फसलें होती है, लेकिन जैविक खेती नहीं होती है। यहाँ तो हम खाद भी डालते हैं, दवाई भी डालते हैं। जैविक खेती में खाद और दवाई डाली नहीं जाती है, लेकिन हम तो ये जैविक खेती नहीं होती, इसलिए हमारे एरिया में कोई जैविक खेती नहीं होती। और मैं पूरे भगवानपुरा में, पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, इसलिए भगवानपुरा में मेरे को मालूम है कि कहीं पे जैविक खेती नहीं होती। इन संस्थाओं और कंपनियों के रसूख का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत और मध्य प्रदेश सरकार के 2 खत के बावजूद अभी तक इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया है। हमने उनको 2 पत्र लिखे महिमा फाइबर्स को, उसके संबंध में उन्होंने कोई जवाब अभी दिया नहीं है। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे, किंतु उनके द्वारा हमने चाहा था कि आपने कितना क्रय विक्रय किया है, कहाँ किसानों के जैविक उत्पादन किया है, कितना किसानों का एपिडा में रजिस्ट्रेशन हुआ, इसकी कोई जानकारी उनके द्वारा नहीं दी जा रही है। अब यदि जानकारी नहीं दी जा रही तो हम उसके लिए आगे शासन को लिखेंगे। शासन के निर्देशानुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। खैर, केंद्र से ही कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड से ही तो प्रमाणीकरण होता है। सरकार का जवाब वही रटा रटाया। संज्ञान में है, मैंने ही जांच के आदेश दिए थे। हम जांच करा रहे हैं और जहाँ कहीं गड़बड़ी होगी, दोषी होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखेंगे खुद से इसको? बिल्कुल, मैं खुद देखूंगा। और ये जो प्रशिक्षण की बात आ रही है, खास करके आदिवासी किसानों के खरगोन और पूरे बेल्ट में, जो केंद्र सरकार से पैसा भी ले रहा है और किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। नहीं, उसके लिए भी मैं उसकी भी जांच करा रहा हूँ। 2020-21 में भारत से 8,88,179 मीट्रिक टन जैविक खाद्य सामग्री का निर्यात हुआ, यानी 7,078 करोड़ रुपए का निर्यात। मध्य प्रदेश की इसमें हिस्सेदारी 5 लाख मीट्रिक टन थी, यानी 2,683 करोड़ रुपए का कारोबार। प्रधानमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर कृषि मंत्री, सबकी जबान पर एक ही बात है, जैविक खेती।
लेकिन जिस तरह से जैविक खेती के नाम पर सरकार